Hello everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 के फाइनल रिवीजन के लिए 100 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं लेकर आई हूँ। ये वो सवाल हैं स्टूडेंट्स जो कि एज इट इज एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर मेजर फोकस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो सेक्शन है जो कि आपको सिलेक्शन लेने में मदद कर सकता है। तो इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जहां पर आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ और कुछ ट्रिक्स के साथ। यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की हम श्योरिटी देते हैं। साथ ही आपको फुल सिलेबस नोट्स मिल जाएंगे, जिसको इजीली मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जिसमें से एज इट इज 100% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मॉक टेस्ट आपकी फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी, वो भी आंसर्स एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। सो अगर आप स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करते हो अभी भी, तो बहुत इजीली पेपर वन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इसके ओवरव्यू के बाद आप कंटेंट पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपके सामने मेरे लेक्चर्स हैं। अगर आप सिर्फ यहाँ पर इस फोल्डर में मेरे लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज और नोट्स को फॉलो करते हो, तो भी आपका सिलेक्शन 100% होगा ही। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फ्री डेमो वीडियोस भी हैं एंड यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जहां पर आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स एंड टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि काफी हैं आपकी तैयारी के लिए। सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो एंड इसको इजीली ज्वाइन भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन में कहा गया है, इन रिसर्च नल हाइपोथेसिस व्हेन रिजेक्टेड ऑफर्स द स्कोप फॉर एक्सेप्टिंग द ऑल्टरनेटिव और सब टेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर आपको पता है कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना करना, और उसके दो प्रकार होते हैं, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि नल हाइपोथेसिस को, यानी कि शून्य परिकल्पना को, जब हम रिजेक्ट कर देते हैं तो ये एक ऑफर, एक स्कोप आ जाता है फॉर एक्सेप्टिंग दी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यानी कि अगर एक को रिजेक्ट करेंगे तो दूसरे को एक्सेप्ट करने का यहाँ पर स्कोप बढ़ जाता है। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड देयर विल बी चांस फॉर कमिटिंग अ बेटा रेदर देन अल्फा एरर। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दौरान दो प्रकार के एरर होते हैं, बेटा और अल्फा। तो इसमें कहा है, जब हम इसको रिजेक्ट करते हैं तो अल्फा की जगह, सॉरी, बेटा की जगह यहाँ पर अल्फा एरर को कमिट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो करेक्ट आंसर पे जाने से पहले आपको बताती हूँ, हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना क्या होता है। ये किसी भी तरह की प्रिडिक्शन होती है जो हम रिसर्च के दौरान लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ, मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बोल दिया कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए ये वाला रास्ता ट्राई करो या ये वाली ट्रिक्स ट्राई करो। तो ये हाइपोथेसिस होते हैं। उनको भी नहीं पता कि सॉल्यूशन इसका गारंटेड है या नहीं, लेकिन बस वो हमें एक हाइपोथेसिस, एक परिकाल्पनिक चीजें बताते हैं कि मे बी यहाँ से आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, सो हाइपोथेसिस उसको बोलते हैं। रिसर्च में हाइपोथेसिस होना बहुत जरूरी है, और अगर हाइपोथेसिस हमारा क्लियर एंड प्रिसाइज होगा तभी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। वहीं अगर हम लोग नल हाइपोथेसिस की बात करें, नल हाइपोथेसिस को H0 के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू सिचुएशंस। ठीक है, ये बोलता है कि ए और बी बराबर हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस कभी भी नहीं हो सकता। ये होता है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, मूल शोध परिकल्पना भी इसको बोलते हैं, एंड इसका सिंबल होता है HA और H1। ठीक है, सो ये मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिया। इसमें ये कहा जाता है कि दो फिनोमेना या दो चीजों के बीच में डिफरेंस हमेशा होता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता कि जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो बेटा टेस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ना कि अल्फा के। ऐसा कुछ भी नहीं होता। टेस्टिंग कौन सी करनी है, एरर कौन सा चेक करना है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे और हाइपोथेसिस पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च forms aims primarily at putting to use the theoretical advances with an eye on exploring the potential for generalizability. So इसका correct answer है ऑप्शन नंबर 4, that is applied research. So applied research क्या होता है,
जिसमें ये हमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में मदद करता है। इनोवेटिव सॉल्यूशन भी ये हमें देता है। इंस्टेंट के साथ-साथ इनोवेटिव सॉल्यूशन भी ये हमें देता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम में अगर हम फँस चुके हैं, उसका इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, इमीडिएटली उसको अप्लाई करना है, देन वी कैन यूज़ अप्लाइड रिसर्च, ठीक है? इसको हम साइंटिफिक रिसर्च की कैटेगरी में भी काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ in which of the following there is considerable scope for violation of research ethics? So research ethics का उल्लंघन करने की सबसे ज्यादा गुंजाइश इनमें से किसकी होती है? सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन की होती है, उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट एंड रिसर्च एथिक्स यूजिंग रिसर्च टूल्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। देखो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी से हम बात करते हैं, रिसर्च की नैतिकताएं। अब हर काम करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो सबसे पहला जो रूल को तोड़ते हैं वो यहाँ पर तोड़ा जाता है कि जब हम रिसर्च के रिजल्ट को रिपोर्ट में लिख रहे होते हैं। मान लीजिए रिपोर्ट में कहा गया है कि 5.80 डेटा आपका मिनिमम एक लेवल पर होना चाहिए, लेकिन हमारा डेटा अगर 5.78 आ जाता है, तो पहली नैतिकता को हम यहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं, उसका उल्लंघन पहला यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने 5.78 की जगह 80 कर दिया, कि इतने में से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिसर्च के एथिक्स बोलते हैं कि जो डेटा आपका आया है, जो रिजल्ट्स आपके आए हैं, उसको एज इट इज रखिए, उसका 0.1% भी नहीं यहाँ वहां करना है। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च टूल्स अगर कोई और यूज कर रहा है, तो वहां पर भी अगर रिजल्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं, तो उधर भी रिसर्च एथिक्स का वायलेशन करना पड़ता है। डेटा को जब इंटरप्रेट करते हैं, तो इसमें ऑनेस्टी की थोड़ी सी कमी रहती है। Okay, next question है, in which method of research the independent variable is manipulated to observe and measure its effect on dependent variable? कौन सा वो रिसर्च का मेथड है जिसमें स्वतंत्र चर का निरीक्षण करने और अनिश्चर सर चर पर इसके प्रभाव को मापने के लिए हेर फेर किया जाता है? तो ये होता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, इसको साइंटिफिक रिसर्च, जो वैज्ञानिक विधि होती है, ठीक है, वैज्ञानिक विधि के साथ इसको कंडक्ट किया जाता है। इसमें वेरिएबल के 2 सेट्स होते हैं। वेरिएबल के 2 सेट्स इसमें होते हैं। द फर्स्ट सेट एक्ट्स एज अ कांस्टेंट। ठीक है, एक सेट जो है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स रहता है एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर, which you use to measure the differences of the second set. ओके, ऑलरेडी डिटेल में हम ये सब चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट यूजिंग ट्रायंगुलेशन अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन स्टडिंग पेरेंटल पार्टिसिपेशन एटीट्यूड एंड प्रॉब्लम्स? ट्रायंगुलेशन क्या होता है? ट्रायंगुलेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ मल्टीपल मेथड्स ऑफ डेटा सोर्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च। जब भी क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग बहुत सारे तरीकों को या फिर बहुत सारे डेटा के सोर्सेस को यूज करते हैं एक साथ, उसको ट्रायंगुलेशन कहा जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो हैज बीन व्यूड एज क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी। जैसे कि मैंने बताया, क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी के अंदर ही इसको हमेशा हम लोग यूज करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन। ये इसके करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम एम्फसाइजेस पार्टिसिपेंट perspectives and uses empirico inductive approach। और स्टेटमेंट 2 बोलती है, एक ही अनुसंधान परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों शोध प्रतिमानों का उपयोग करना ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें से पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरी बिल्कुल गलत है। अगर हम यहाँ पे पार्टिसिपेशन पर्सपेक्टिव्स की बात करें, पार्टिसिपेशन पर्सपेक्टिव्स, ओके, ठीक है, ये क्या होते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम जो है, पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव्स एंड यूज ऑफ एम्पेरिको इंडक्टिव अप्रोच को हमेशा यूज करती है। ये एज इट इज स्टेटमेंट है। कभी भी अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स की अगर बात करते हो, तो वहां पर ये आपको चीज नजर आएगी। एंड ये हमेशा किस पे फोकस करता है? गुणात्मक अनुसंधान प्रतिमान किस पे फोकस करते हैं? ये नेचर ऑफ फिनोमिना पे हमेशा फोकस करते हैं। इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। एंड इट
इस टाइप के जो भी रिसर्चर होते हैं, दे ऑलवेज वांट टू लर्न फ्रॉम द पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव बोला गया है, यही इसका मतलब है कि जो आपके पार्टिसिपेंट होते हैं, उनके एक्सपीरियंस से, उनके नॉलेज से यहाँ पर ये काफी सारी चीजों को सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द साइंटिफिक मेथड। सो वैज्ञानिक पद्धति में चरणों का सामान्य क्रम क्या है? सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। देखो, दिस आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी किया गया है। एक्चुअल में मैंने आपको हमेशा बहुत बार बताया है कि हमेशा सबसे पहले प्रॉब्लम जनरेशन होता है। प्रॉब्लम होगा तभी तो रिसर्च करोगे, क्योंकि आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए होगा। ठीक है, सो सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। देन आ जाता है आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग बाय आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ डेटा यूजिंग अप्रोप्रिएट रिसर्च टूल, और लास्ट में आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सो देखो यहाँ पर तो कंफ्यूज तब भी स्टूडेंट्स होते हैं कि साइंटिफिक मेथड बोल दिया और स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बढ़ा दिया गया। एक्चुअल में चीजें यही होती हैं कि साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले आता है आस्किंग द क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद बैकग्राउंड रिसर्च की जाती है, उसके बाद यहाँ पर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के बाद हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर डेटा को एनालाइज किया जाता है, डेटा का एनालिसिस होता है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक रिसर्च के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक की फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम। सो देखो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो करेक्ट आंसर है, ये एक हाइपोथेटिक और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है। It lays stress on generalization to the population characteristics, and it emphasizes numeric data from a large number of people. So ये इसके रिगार्ड में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई सैम्पलिंग प्रोसीजर्स इन विच यूनिट्स आर चूजन गिवन एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांसेस। सो वो कौन सा सैम्पलिंग का अप्रोच है जिसमें कि सबको इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस दिया जाता है सिलेक्शन का? तो देखो, आपको पता होना चाहिए सैम्पलिंग के 2 प्रकार होते हैं, probability sampling and non-probability sampling. So probability sampling where all the elements in the population have opportunity of being included in the sample. आपको पता है probability में सबको बराबर का अधिकार होता है, सिलेक्शन का पूरा सब में चांसेस होते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में नहीं होता है, क्राइटेरिया होता है, so जो उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा उसका ही इसमें सिलेक्शन होता है। सो ये वाला जो है क्वेश्चन में जो पूछा गया है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, इक्वल एंड इंडिपेंडेंस चांस। सो इसमें देखो कौन कौन से है, इसमें है पहला आपका डायमेंशनल सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, सो ये आप लोगों का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अब मैंने आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया कि बताइए प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, तो मैंने आपको बता दिया। इस पे डिटेल्ड वीडियो है, आपने वो अभी तक देखी है कि नहीं देखी है? इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस श्योर आएंगे। एंड आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट मुझे की है कि यूनिवर्सिटीज पे वीडियो मैं लेकर आऊं, तो जरूर आपकी रिक्वेस्ट मैं पूरा करूंगी। कल मैं कोशिश करूंगी कि जितनी भी एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उन पे वीडियोस लेकर आऊं। तब तक आप मुझे ये बताइए कि सैम्पलिंग पे वीडियो आपने देखी है या नहीं, क्योंकि इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा और बहुत इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक ये रिसर्च में आ जाता है। ठीक है, रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं उसी के अंदर ये सैम्पलिंग का प्रोसेस भी होता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड टॉपिक है, राइट। Next question है, a university teacher plans to study the performance of students in implementing specific projects in terms of their creativity level. So इसमें कौन सा रिसर्च का मेथड यूज हुआ है? So इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो हुआ है। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड क्या होता है? कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम हुई है, तो उसके बाद फिर रिसर्च की जाती है। ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पर रिसर्च को शुरू किया जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ रिसर्च इन विच द रिसर्चर प्रिडिक्ट्स द पॉसिबल कॉजेस बिहाइंड एन इफेक्ट दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो उसके बाद एक बार इंसिडेंट हो गया, उसके बाद चेक करेंगे कि ये क्यों हुआ था। उसका सॉल्यूशन तो चलो ढूंढना ही होता है, लेकिन उसके बाद देखेंगे कि ये हुआ क्या, क्यों था, इसका कारण क्या था।
ओके, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। सो एनएसी के हिसाब से यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सो हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है एनएसी, एक होता है एनएएसी। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अभी हम एनएसी की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एनएएसी की बात करेंगे, ठीक है। ये एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है। ओके, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है जिसमें कि टोटल 14 मेंबर्स होते हैं। एंड इन 14 मेंबर्स को कौन चूज करता है, ये प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, वो इसको सेलेक्ट करते हैं। एंड इन 14 मेंबर्स के पैनल में कौन कौन होते हैं, इसमें सिविल सोसाइटी पीपल भी आपको मिलेंगे, अकेडमिशियंस में मिलेंगे, अटर्नीज भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। इन सबको मिला करके ये मेंबर की कमेटी बनाई जाती है। एंड इनका काम क्या होता है कि गवर्नमेंट जितने भी लॉज बनाती है, ठीक है, जितने भी लॉज गवर्नमेंट क्रिएट करती है उनको कैसे असिस्ट करना है, उनको कैसे हैंडल और मैनेज करना है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो नेशनल एडवाइजरी बॉडी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो है ये मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ये इसकी अध्यक्षता नहीं करते। इट फैसिलिटेट्स कांस्टेंट इंटरेक्शन विद लीडर्स ऑफ सिविल सोसाइटी। मैंने आपको बताया कि सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनके साथ ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। सो ये करेक्ट आंसर है। इट प्रोवाइड पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव इनपुट्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो जितनी भी पॉलिसीज हैं, लेजिस्लेटिव इनपुट्स हैं, विधायी इनपुट होते हैं, वो सब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करवाते हैं, इसमें उनकी मदद करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलेटरी बॉडीज विद इन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि एमएचआरडी जो होता है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी है। सो ऑप्शंस पर और करेक्ट आंसर पे जाने से पहले मैं आपको पूछ रही हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइए। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि जिसको एमएचआरडी अभी तक हम बोल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोल रहे हैं, इसका अभी नया नाम रख दिया गया है, तो इसका न्यू नेम क्या है। डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो कमेंट करके जरूर मुझे बताइए, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर है यूजीसी, एआईसीटीई और डीईसी। अब यहाँ पर तो मैंने बता दिया, इसकी फुल फॉर्म भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम यूजीसी की बात करें। यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपको पता है, उसमें यूजीसी जो बोल रहे हैं वो यही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। उसके अलावा आता है एआईसीटीई। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, उनकी पूरी जानकारी के लिए एआईसीटीई, उनको पूरा हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की होती है। नेक्स्ट है डीईसी, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में आपने जरूर सुना होगा, तो ये डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल होता है। नेक्स्ट आ जाता है NUEPA। इसका मतलब है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ICSSR ये होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। अब देखो, ये सारी फुल फॉर्म्स मैंने आपको बता दी। अपकमिंग एग्जाम में फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं, आपको पता होगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्थक इज व्हाट। सो सार्थक एक डिजिटल इनिशिएटिव है। इसमें पूछा गया है कि सार्थक क्या होता है। सार्थक इज इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर NEP 2020। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्लान बनाया गया है उसको सार्थक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये किसने बनाया है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश जी जो है, उन्होंने इसका ये इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और होमवर्क क्वेश्चन है। ये होमवर्क क्वेश्चन ऐसा है जो कि 100% किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। सार्थक की फुल फॉर्म बताइए।
सार्थक की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग? सो नीति आयोग में जो नीति है NITI, नीति की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है। ये होती है इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनाए गए हैं। ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो ये 2 ऑप्शंस बिल्कुल गलत हैं और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, क्योंकि इसमें कहा है इट इज़ नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी। ना तो ये संवैधानिक निकाय है, ना ही वैधानिक निकाय है। और लास्ट ऑप्शन है इट इज़ अ थिंक टैंक, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि ये एक थिंक टैंक होता है। ठीक है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखो सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि नीति आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है, ना ही वैधानिक निकाय है। तो ये है क्या? तो ये है एक एडवाइजरी बॉडी। ये है एक एडवाइजरी बॉडी, ठीक है? नॉट क्रिएटेड बाय एनी लॉ ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? जो भी बॉडी, जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी चीजें लॉ ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाया जाता, उसको एडवाइजरी बॉडी का नाम दिया जाता है। ठीक है? इसके 4 मेन हेड्स होते हैं। 4 मेन हेड्स में से पहला हेड होता है डिजाइन पॉलिसी प्रोग्राम फ्रेमवर्क, दूसरा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन और चौथा है थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो एग्जाम में जैसे यहाँ पर थिंक टैंक बोला गया है, हो सकता है अपकमिंग एग्जामिनेशन में बोला जाए कि नॉलेज एंड इनोवेशन हब क्या नीति आयोग है? तो आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल है। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द, अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये बता दो मुझे कि अगर आपको नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है? अगर आपको ये भी नहीं पता इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगी। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्वालिटी असेसमेंट फॉलोड बाय नैक? ठीक है? सो नैक के द्वारा अनुसूचित गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए कौन सा इनमें से मानदंड नहीं है? सो करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड लीडरशिप। सो यहाँ पर देखो हम बात कर रहे हैं नैक की। NAAC, नैक की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ठीक है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। इसमें क्या होता है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको ये असेसमेंट और क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के आगे आपने सुना होगा अक्रेडिटेड बाय नैक। कई यूनिवर्सिटीज को B+ रैंक मिलता है, कईयों को A+, A++। ये जो रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज की, ये नैक हर साल प्रोवाइड करवाता है। ठीक है? सो टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन होता है इसमें, कंसल्टेंसी और एक्सटेंशन भी चेक किया जाता है। ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्सेज कैसे पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज में, ये भी इसमें चेक किया जाता है। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग प्रोफेशनल्स, ये भी इसमें चेक की जाती है। सिर्फ सिर्फ इसमें शासन और नेतृत्व के बारे में नहीं ध्यान दिया जाता, इन पॉइंट्स को चेक यहाँ पर नहीं किया जाता। ओके? आपकी जो टीचिंग लर्निंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेज आपको क्या-क्या चीजें प्रोवाइड करवा रहा है, बच्चों की कितने लेवल पर प्लेसमेंट होती है, ये सब चीजें यहाँ पर चेक की जाती हैं। देखो फुल फॉर्म देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन हैड स्पेशलाइज्ड करिकुलम। सो वैदिक पीरियड में क्या यूज किया जाता था? इसमें गुरुकुल शिक्षा दी जाती थी, है ना? गुरुकुल शिक्षा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सो वैदिक पीरियड में गुरुकुल शिक्षा जो दी जाती थी, उसमें क्या होता था, टीचर के घर पे जाकर के बच्चे रहते थे और वहीं पर टीचर उनको पढ़ाते थे। तो स्पेशलाइज्ड करिकुलम होता था जिसमें उनको फिलॉसफी, ग्रामर, लैंग्वेज, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, ये सब चीजें सिखाई जाती थी। मॉरल वैल्यूज, मॉरल लेसन्स यहाँ पर बच्चों को सिखाए जाते थे। स्क्रिप्चुअल सिखाई जाती थी, वैदिक लिटरेचर सिखाया जाता था। अगला क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट स्कूल लेवल इन इंडिया? सो स्कूल लेवल की एजुकेशन जो है इंडिया में, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है स्टार्स। ठीक है? हिंदी में इसको सितारे नहीं कहा जाता, स्टार्स ही कहा जाता है।
ओके, स्टार्स की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्टिंग फॉर स्टेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी फुल फॉर्म स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड द रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है जिसको कि 2020 अक्टूबर 2020 में अप्रूव कर दिया गया था एंड टू बी इम्प्लीमेंटेड एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि क्या ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या फिर नहीं है, तो बिल्कुल ये एक ऐसी ही स्कीम है। इसको 6 इंडियन स्टेट्स में यूज किया जा रहा है जिसमें हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और अ, राजस्थान में है और समग्र शिक्षा अभियान जो है उसके अंदर इसको कंसिडर किया गया है। अगला क्वेश्चन है सम इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन वर। सो कोठारी कमीशन ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थी जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ एडवांसमेंट सेंटर्स इन मेजर यूनिवर्सिटीज। जो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं उसमें कोर्सेज को और बढ़ावा देना, उसमें और सेंटर्स को और पॉइंट्स को इंक्लूड करना इसके अंदर आता था। नेक्स्ट इसमें बोला गया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 6 मेजर यूनिवर्सिटीज, यानी कि 6 और बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई जाए, ये भी कोठारी कमीशन में कहा गया था। इंप्रूविंग क्वालिटी एंड कंटेंट ऑफ लेक्चरिंग, यानी कि व्याख्यान की गुणवत्ता और सामग्री में सुधार लाना भी इसमें कहा गया था। इसके अलावा कोठारी कमीशन ने ज्यादातर फोकस इस चीज पर किया था कि जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जैसे कि जिस भी स्टेट में आप रहते हो, जैसे कि आप लोग अगर मध्य प्रदेश में रहते हो वहां की कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज है, आप लोग महाराष्ट्र में रहते हो वहां की कोई रीजनल लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाए, खास करके एक से कक्षा 5 तक तो जरूर पढ़ाया जाए। ठीक है, संस्कृत पे बच्चों को कंपलसरी होनी चाहिए क्योंकि संस्कृत हमारी एक देश की बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है जिसके बारे में बच्चों को आगे आने वाले समय में ज्ञान नहीं होगा, अभी भी नहीं है। बहुत सारे आप भी जो वीडियोस देख रहे हैं आपको भी संस्कृत का नॉलेज नहीं होगा। तो कोठारी कमीशन में यही बोला है कि अपनी रीजनल लैंग्वेज संस्कृत और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश हो गई, मेजर फोकस उन लैंग्वेजेस पे रहना चाहिए। विमेन एजुकेशन पर यहाँ पर ध्यान देने को कहा गया था। ओके, the country which has the highest number of higher education institution is, so इंडिया में सबसे ज्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। 2021 जुलाई में एक एनालिसिस हुआ था जिसमें इंडिया में 5288 यूनिवर्सिटीज हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो बाकी की डिटेल्स जैसे आपके डेटा के लिए हैं, आप लोगों को बस ये याद रखना है कि इंडिया ही सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं यहाँ पर। ठीक है, next question है which of the following entries of Indian Constitution deal with the coordination and determination of standards in institutions of higher education or research और scientific and technical institutions। so इसमें है एंट्री नंबर 66। so coordination और determination जो भी है institutions के standard की, ठीक है, उनके education की, research की, scientific और technical institutions की, वो सारी एंट्री नंबर 66 के अंदर ही आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, सो हायर एजुकेशन जितने भी 63 से लेकर 66 तक है ना, ये सारे ही वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं जो कि हायर एजुकेशन के सिस्टम को डील करते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबके अंदर अलग अलग चीजें कही गई हैं। अगला क्वेश्चन है देयर शेल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर all citizen in matters related to employment or appointment to any office under the state is assured by, so it is assured by article number 16। so article number 14 to 18 Indian Constitution contain provision for right to equality। right to equality article number 14 से 18 के बीच में आता है। the right to equality forms part of the basic structure of Indian Constitution which cannot be amended। it is one of the 6 fundamental rights which is provided to citizen of India by the Constitution। so 6 fundamental rights में से एक बहुत important right ये भी है, राइट टू इक्वालिटी, की सबको एक बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यानी कि रूसा के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। सो करेक्ट आंसर है टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, किसी भी राज्य संस्थान की ओवरऑल जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना। एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, एक अच्छे पर्याप्त और सुनिश्चित जो शिक्षक है वो वहां पर होने चाहिए।
और तीसरा है टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस। जो अभी तक के कॉलेजेस हैं, ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, स्वायत्त कॉलेजेस जो हैं, उनको उनको अपग्रेड कर कर नए इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर बनाना इसमें कहा गया है। Which of the following statements are correct about central universities? So central universities क्या होती हैं? They are established under Act of Parliament। आप लोगों को central universities, private universities, state universities and deemed universities के बारे में जरूर पढ़कर जाना है, ठीक है? तो ये Act of Parliament के अंदर establish की जाती हैं। The President of India acts as visitor of the university। तो ये सिर्फ इसमें visitor की तरह काम कर सकते हैं। The President has the power to nominate some members to the executive। So central universities की जो टीम होती है, मैनेजमेंट टीम होती है, उसकी जो मेंबर्स है उनको नॉमिनेट करने की पावर प्रेसिडेंट में होती है। तो ये है ABC करेक्ट आंसर। The main role of UGC in higher education is to provide funds to universities। ठीक है, और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, जैसे कि काफी चीजें यहाँ पर ग्रांट करवाई जाती हैं, लेकिन मेजर जो है, मेन रोल जो है इन चार ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, टू प्रोवाइड फंड्स टू यूनिवर्सिटीज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज The culture and civilization of Tibet was built mainly through the writing of the scholars। So correct answer है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अब देखो स्टूडेंट्स, कुछ इंडियन एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि विक्रमशिला, नालंदा, जगाधला, मिथिला। इनसे श्योर क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आएगा। आप लोगों ने आई होप अभी तक, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम है, आप लोगों ने आई होप ये सभी यूनिवर्सिटीज को पढ़ लिया होगा। कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता था, इनका मेजर फोकस किस चीज पर रहता था, क्या क्या सब्जेक्ट से। अगर आप सबने आई होप ये सब पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़ा है अभी भी, तो मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियोज लेकर आऊंगी जिसमें ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगी कि ये पॉइंट्स को कैसे याद रखना है। तो मुझे कमेंट करके लिख दीजिए कि यूनिवर्सिटीज पे वीडियो मैं बना दूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी नोन एज द चीफ सेंटर फॉर एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड स्टडीज इन न्याय और लॉजिक वाज। सो इट वाज मिथिला यूनिवर्सिटी। देखो 4 यूनिवर्सिटीज के नाम यहाँ पर भी हैं। ऑलरेडी वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखे हैं वो वीडियोस, तो आप मुझे जल्दी बता दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज, which of the following commission or committee in the post independent India has paid attention at all the levels of education? So levels, हर एक एजुकेशन के लेवल पर कोठारी कमीशन ने ध्यान दिया है। Identify the नीति आयोग 3-year action agenda items related to the field of higher education। ऑटोनॉमी डायरेक्ट आंसर पर ही जाती हैं। ऑटोनॉमी फॉर टॉप कॉलेजेस, शीर्ष कॉलेजों के लिए स्वायत्तता ये प्रोवाइड करवाता है। रिफॉर्म ऑफ द रेगुलरिटी सिस्टम, regulatory system and establishing 3 system of project and scholar specific research grants। okay, next question है, assertion reason based, the purpose of higher education is to promote critical and creative thinking abilities among students। so higher education का यही मतलब है कि बच्चों में critical thinking, रचनात्मक सोच और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाए। इसका कारण ये है कि these abilities ensure job placement, कि इन्हीं एबिलिटीज की वजह से डेफिनेटली बच्चे को जॉब मिल सकती है। सो करेक्ट आंसर क्या है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अगर बच्चा क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग रखता है तो हायर एजुकेशन का रोल ये है, बिल्कुल सही है। जॉब्स लेने में भी उसको इस टैलेंट की वजह से मदद मिलती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हायर एजुकेशन अगर ये फैसिलिटी या एबिलिटी प्रोवाइड करवाता है तभी बच्चे को जॉब प्लेसमेंट मिलेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट। Which of the following statements are correct about National Assessment and Accreditation Council? मतलब NAC की बात की गई है। ओके, देखो NAC के बारे में पहले भी क्वेश्चन था, अभी भी क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट्स NAC हो गया, UGC हो गया, AICTE, रूसा, इनके बारे में सब कुछ पढ़कर जाइए। ठीक है, NAC एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, स्वायत्त संस्था है। इट इज tasked with responsibility of assessing and accrediting institution of higher education। ठीक है, तो ये इसके नाम से पता चल रहा है, असेसमेंट और क्रेडिट प्रोवाइड करवाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पर इनके पूछा है कि इसका ऑफिस जो है वो दिल्ली में है।
एंड इट हैज रीजनल ऑफिसेस, यानी कि रीजनल छोटे छोटे जगह, छोटे छोटे क्षेत्रों में भी इनके ऑफिस हैं। ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत हैं। अब मुझे बताइए कि नैक जो है, ये जो काउंसिल है, इनका हेड ऑफिस कहाँ है? कमेंट करके बताइएगा, एग्जाम में जरूर आएगा। Which of the following has been the basis for introduction of yoga in teacher training courses? So teacher training courses के अंदर योगा को इंट्रोड्यूस किया गया किसके अंदर? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के अंदर। अभी जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, एनईपी 2020, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये क्या है? पहले यही पॉलिसी होती थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इसका नाम था। 2020 में इसका नाम थोड़ा-सा चेंज कर दिया गया और इसमें नई चीज़ों को ऐड किया गया। इस पे भी एक सेपरेट वीडियो लाई हूँ, 100% श्योर क्वेश्चन यहाँ से आता है। इस पे एक सेपरेट वीडियो लाई हूँ, नहीं देखी है तो कमेंट कीजिए, मैं लिंक आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी, ओके? अगला क्वेश्चन है, द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल्स। सो ये स्कीम है आरएमएसए। आरएमएसए मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। आप लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल्स में ये चीजें जरूर सुनी होगी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंदर उनको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एनएमईआईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ये एक राष्ट्रीय मिशन है। राष्ट्रीय मिशन है जिसमें कि वो शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। एंड शिक्षा में आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी एजुकेशन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये सब चीजें इसके अंदर बताई जाती हैं, कवर की जाती हैं। Which of the following emphasized that education needs to be managed in an atmosphere of utmost intellectual rigors, seriousness of purpose, and of freedom essential for innovation and creativity? So correct answer है option number B, that is National Policy on Education 1986. सबसे पहला question है, a teacher decides to form 6 groups of students and assign a sub theme to each group for discussion and reporting. So देखो टीचर ने क्या किया, पूरे क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनके 6 ग्रुप्स बना दिए एंड हर एक ग्रुप को एक सब थीम, एक अलग से कोई थीम दे दी जिसके ऊपर उनको कहा गया कि वो चर्चा और रिपोर्टिंग करेंगे। सो विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल विल बेस्ट डिस्क्राइब हिज और हर स्ट्रेटेजी इन दिस रिगार्ड? सो इस तरीके से जो टीचर ने पैटर्न को फॉलो किया है, ये कौन सी स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो किया, कौन सा मॉडल इन्होंने फॉलो किया है, ये पूछा जा रहा है। सो करेक्ट आंसर है ट्रांजेक्शनल मॉडल। सो देखो कम्युनिकेशन, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कम्युनिकेशन क्या होता है। इन्फॉर्मेशन एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को शेयर करता है, कोई भी डेटा शेयर करता है, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें आप आइडियाज भी शेयर करते हो और सामने वाला जब उस चीज को अच्छे से समझ जाता है, उस चीज को अच्छे से रिसीव कर लेता है, तो ही कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल माना जाता है। ओके, सो यहाँ पर जैसे ट्रांजेक्शनल मॉडल की बात करें, सो ये कम्युनिकेशन का एक ऐसा मॉडल होता है जहां पर जितने भी लोग होंगे उस पर्टिकुलर ग्रुप में, वो सब पूरे तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करते हैं, इंफॉर्मेशन को सेंड भी करते हैं। ठीक है, जो भी मैसेज होता है उसको बोलते भी हैं, रिसीव भी करते हैं। ठीक है, अपनी अपनी बारी जब जिसकी आएगी वो उस अकॉर्डिंग वहां पर काम करते हैं। सो जैसे ट्रांजेक्शनल मॉडल की बात की, एक ग्रुप में मान लीजिए 3 बच्चे हैं, हर एक ग्रुप में जो भी स्टूडेंट है वो मैसेज को रिसीव भी कर रहे हैं और मैसेज को सेंड भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं। ठीक है, इस मॉडल में क्या होता है, कम्युनिकेशन हमेशा डायनामिक होती है। डायनामिक का मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स क्या होता है, ये होता है चेंजेबल, यानी कि समय के साथ साथ जो बातचीत का तरीका है, जो मेथड है, वो बदलते रहते हैं। इसका एक बेस्ट मेथड होता है ग्रुप डिस्कशन, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है। रिपोर्टिंग भी एक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एंड ये बेसिकली कहाँ पर यूज होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के केस में यूज किया जाता है। ओके, इसके बाद अगर हम लोग ट्रांजेक्शनल के बाद इंटरेक्शनल मॉडल की अगर बात करें, इंटरेक्शनल इसको कवरेज, सॉरी, कन्वर्जेंस मॉडल भी बोला जाता है। कन्वर्जेंस मॉडल भी इसको बोला जाता है। ये ट्रांजेक्शनल मॉडल की तरह ही काफी होता है और दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही ये टू वे कम्युनिकेशन के प्रोसेस होते हैं। टू वे प्रोसेस मतलब यहाँ से अगर पर्सन ए मैसेज भेजता है तो इमीडिएटली वहां से पर्सन बी भी रिप्लाई कर सकता है, फीडबैक दे सकता है। ठीक है, सो तीसरा आ जाता है हॉरिजॉन्टल मॉडल।
इसको हम लोग लेटरल मॉडल भी बोलते हैं, लेटरल मॉडल, ठीक है? इसमें क्या होता है, पीपल जो हैं 2 सेम लेवल के वो आपस में बातचीत करते हैं, जैसे कलीग्स हैं, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, वहाँ पर ये कंपनी के एचआर है, एचआर अगर दूसरे एचआर से बात करे, एक क्लर्क अगर दूसरे क्लर्क से बात करे, एक डिज़ाइनर अगर अगर कंपनी के दूसरे मॉड्यूल के डिज़ाइनर से बात करे, तो वो लेवल बाय लेवल बात हो रही है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। जैसे 9th स्टैंडर्ड का ए सेक्शन का बच्चा 9th स्टैंडर्ड के बी सेक्शन के बच्चे से बात करे तो वो हॉरिजॉन्टल है। वहीं अगर 9th स्टैंडर्ड में ए सेक्शन का बच्चा 12th स्टैंडर्ड के बी सेक्शन या ए सेक्शन के बच्चे से बात करे तो वो ऊपर लेवल पे चला गया, तो वो होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात की गई है। लीनियर कम्युनिकेशन लास्ट है। रैखिक मॉडल, रैखिक मॉडल क्या होता है, ये होता है आपके पास वन वे कम्युनिकेशन, सिर्फ एक ही तरीके से मैसेज आएगा। जैसे टीवी में हम न्यूज़ सुनते हैं, रेडियो हम सुनते हैं, ये सब लीनियर मॉडल के ही एग्जांपल हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने डिटेल में बता दिया, आगे आगे आने वाले क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीजन मेकिंग स्टाइल इज कंसीडर्ड फॉर मेकिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन क्या होते हैं, अल्पकालिक निर्णय ये होते हैं कि जो थोड़े से टाइम के लिए इमीडिएटली हम लोगों को लेने हो। सो उसके लिए बेस्ट स्टाइल होता है डायरेक्टिव स्टाइल। ठीक है, ये क्या होता है, ये वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अब मैंने आप लोगों को एक और होमवर्क क्वेश्चन दे दिया, वो ये है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है मुझे बताइए। मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आप लोगों के साथ उसका लिंक अलग से शेयर कर दूंगी, ठीक है, चैट बॉक्स में, कॉमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ओके, सो डायरेक्टिव जो है एक वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप होता है। ये थोड़ा-सा लॉजिकल डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि एकदम से डिसीजन लेना पड़ जाता है ना जब, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इट इफेक्टिवली मेक अ चॉइस, एकदम से चॉइस लेते हैं और वो भी इफेक्टिव होती है। देयर स्टाइल इज़ वैल्यूएबल फॉर मेकिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन। ये कभी भी शॉर्ट टर्म की बात करें तो यही बेस्ट होता है, ठीक है? शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं जहाँ पर हम किसी भी डिसीजन को फोकस करके उसको यूज करते हैं, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उसको बेस्ट यूज यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन इन सीक्वेंशियल प्रोसेस। सो जब भी मानव संचार होता है, यानी कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो कौन से स्टेप्स और सीक्वेंस को वो फॉलो करते हैं, तो वो फॉलो करते हैं सिलेक्शन, पहले तो आता है। सिलेक्शन में मतलब वो टॉपिक को या फिर जिस बारे में बात करना है, जिस बारे में कम्युनिकेट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर वो क्या करेंगे, उस चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। फिर उसका एक मीनिंग जनरेट करेंगे, मीनिंग क्रिएट करेंगे एंड देन परसेप्शन, फिर उसको क्या कर देंगे, भेज देंगे वहाँ पर और उसको उसकी धारणा वहाँ पर बनाई जाती है, ओके? इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा-सा घुमा कर के भी पूछा गया था एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के फॉर्मेट में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है, तो ठीक है, नहीं तो मुझे ना कमेंट करके बताइए कि एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाली वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँ। Next question is, in the communication process, when the sender and the receiver interchange in their roles in respect of sending and receiving message, it is called what? So जब भी देखो बातचीत हो रही होती है दो लोगों के बीच में, ए जो है वो बात सुनाने वाले हैं, यानी कि वो इंफॉर्मेशन सेंडर हैं, और बी क्या है, बी है रिसीवर, ठीक है? सो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे का रोल बदल लेते हैं, यानी कि अब अब क्या हो गया इसमें, अब ए जो है वो रिसीवर बन गए हैं और बी जो है वो सेंडर बन गए हैं, ठीक है? सो उसमें क्या बोला जाता है, उस मॉडल को क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? वो होता है ट्रांज़ैक्शनल मॉडल। सो ट्रांज़ैक्शनल मॉडल जैसे मैं बताया, दोनों ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। ए ने बी को कुछ मैसेज दिया, कुछ बात बताई, बी ने उसके रिप्लाई में कुछ और बोल दिया। तो जब ए सेंडर था, बी रिसीवर था, थोड़ी देर बाद बी क्या हो गया, सेंडर हो गया और ए ने बात सुनी, यानी कि वो रिसीवर हो गए, तो वो ट्रांजैक्शनल मॉडल होता है, ओके? फीडबैक इसमें हमेशा यूज होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन। यानी कि जनता की भागीदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? इट इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट फ्रॉम बॉटम अप टू टॉप डाउन अप्रोच। सो देखो, बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, ये भी बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना।
बॉटम अप यानी कि नीचे से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है? जब भी लोग किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसी शिफ्टिंग कभी भी नहीं होती है, वो हमेशा एक लेवल पर बात करते हैं, ठीक है? सो इस स्टेटमेंट को हम बिल्कुल गलत कंसिडर करते हैं और बाकी के सारे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पीपल्स पार्टिसिपेशन के रिगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्किल्स प्रोमोटेड बाय कम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। सो निम्नलिखित में से संचार द्वारा प्रोत्साहित कौशलों की पहचान करें। ठीक है, सो कम्युनिकेशन जब भी करते हैं तो कौन सा स्किल को यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा स्किल को सॉरी यहाँ पर प्रमोट करते हैं। तो हम करते हैं रीडिंग एंड लिसनिंग। अब देखो, जैसे मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है कई बच्चों को ये पढ़ना ना आता हो। एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, बेसिक सी स्टेटमेंट है, पर किसी को अगर ये पढ़ना नहीं आता होगा तो वो क्या करेंगे, उन्होंने मेरी वीडियो देख करके मेरे साथ कम्युनिकेट करके इस चीज को सुन लिया ध्यान से, उन्होंने उस चीज को पढ़ना भी समझ लिया और सुन भी लिया, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है हेल्पिंग एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग। यानी कि एक बार उन्होंने किसी चीज को पढ़ लिया, किसी चीज को सुन लिया, उसके बाद वो उसको खुद बोल भी सकते हैं और फिर उसको लिख भी सकते हैं। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन हमारे ये 4 स्किल्स को प्रमोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एनकोडिंग मीन्स व्हाट। सो एनकोडिंग का मतलब होता है यूजिंग सिंबल्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया। ओके, सो यहाँ पर इसका ये करेक्ट आंसर नहीं है। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोडिंग मीन्स, देखो एनकोड करने का मतलब होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। अब देखो, ए है और ये पर्सन बी है, ठीक है। ए कौन है, यहाँ पर सेंडर है, अभी तक मैंने आपको बताया, और बी है यहाँ पर रिसीवर। अब जो ए है, जो मैसेज सेंड कर रहे हैं, उनको एनकोडर भी बोला जाता है, और बी जो सुन रहा है उनको डिकोडर भी बोला जाता है। एनकोड करना होता है मतलब जो भी ए का मैसेज है, जो भी बात ए बोलना चाहते हैं, उस मैसेज को सिंबल्स और किसी और तरीके से अपनी बात को, अपने आइडिया को प्रेजेंट करना किसी दूसरे के सामने, वो एनकोडिंग होता है। डिकोडिंग क्या होता है, किसी ने अगर इमेजेस या किसी और तरीके की मदद से आप तक कोई मैसेज पहुंचाया और आप उसको समझ भी पा रहे हो, यानी कि आपने उसके कोड को डिकोड कर दिया, ठीक है, तो वो डिकोडिंग होती है। नेक्स्ट है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दी साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। आपको पता है कम्युनिकेशन में बैरियर्स होते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो वो एक बाधा बन जाएगा हमारी बातचीत के बीच में, ठीक है। वैसे ही अगर मैं जैसे आप लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, तो आप नहीं सुनोगे ध्यान से, तो वो आपका इंटरेस्ट क्या बन गया, कम्युनिकेशन में एक बैरियर बन गया। वैसे ही यहाँ पर बात की गई है साइकोलॉजिकल बैरियर्स की, मनोवैज्ञानिक बाधाओं के बारे में। सो मनोवैज्ञानिक बाधा आती है, एक तो आ जाता है पूर्वाग्रह, अरुचि, असावधानी, ठीक है। साइकोलॉजिकल यानी कि किसी बंदे के, किसी पर्सन के दिमाग से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, किसी पर्सन को अगर जैसे आप ही की बात करें, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है क्लास में सुनने का, या फिर मुझे मेरी बात करें, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाने में, ना मुझे खुद आ रहा है, ना मैं आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ, तो वो डिसइंटरेस्ट हो गया, अरुचि हो गई, ठीक है। इनअटेंशन यानी कि अगर आप बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो वो भी साइकोलॉजिकल बैरियर है। या फिर मैं अगर ध्यान नहीं दे रही हूँ, मान लीजिए कि ये हमारा लाइव सेशन है या फिर ऑफलाइन सेशन है, क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, बच्चे मुझसे कुछ पूछ रहे हैं या बच्चों के रिजल्ट पे मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, तो वो कम्युनिकेशन में साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी एज यूज्ड इन कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू व्हाट। सो इट इज रिलेटेड टू ऑर्डर यानी कि आदेश। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुलाई इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ व्हाट। सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन यानी कि चयनात्मक ध्यान। क्लासरूम कम्युनिकेशन में से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सो इसमें मेरा यही सजेशन है कि समय कम है, आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, आपके लिए वो काफी होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दावा और कथन। दावा और कारण, assertion रीजन बेस्ड है। The initial messages to student in classroom by a teacher need not be critical and establish interactions later. And इसका कारण क्या है, more control over the communication process means more control over what the students are learning. ठीक है, so initial message जो होता है क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स को दिया जाता है एक टीचर के द्वारा,
वो ज़्यादा क्रिटिकल भी नहीं होना चाहिए जिससे कि इंटरेक्शन बाद में एस्टैब्लिश ना हो सके। इसका कारण ये है, मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। यानी कि अगर हम कम्युनिकेशन यानी कि संचार जो संप्रेषण होता है, उसकी बात पर ज़्यादा कंट्रोल करें, उसको ज़्यादा नियंत्रण में रखने की कोशिश करें, तो यानी कि स्टूडेंट्स जो सीख रहे हैं, कहीं न कहीं हम इनडायरेक्टली उस चीज़ को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता क्लास में। फालतू की कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन उसका फ़र्क स्टूडेंट क्या सीख रहे हैं उस पे बिल्कुल भी नहीं पड़ता। ओके, सो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है। टू कम्युनिकेट वेल इन क्लासरूम इज़ अ नेचुरल एबिलिटी। कक्षा में अच्छे से बातचीत करना एक प्राकृतिक क्षमता है। इफेक्टिव टीचिंग इन क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी कि अगर मैं कक्षा में आपको अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे कम्युनिकेशन करना अच्छे से आना चाहिए। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। टीचर का नॉलेज, टीचर्स की स्किल्स, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में ये बार-बार पढ़ा है कि टीचर के पास स्किल्स होना चाहिए, उनके पास नॉलेज होना चाहिए, लेकिन साथ में उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, कि उनको ज्ञान तो बहुत है लेकिन उनके वर्ड्स क्लियर नहीं है, उनको अच्छे से बात करना नहीं आता, ठीक है? और कम्युनिकेट करना क्लास में एक नेचुरल एबिलिटी नहीं होती, नेचुरली किसी में भी नहीं होता, वो सीख जाता है समय के साथ-साथ एक टीचर, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ ट्रांज़ैक्शनल प्रोसेस। ट्रांज़ैक्शनल हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कारण ये है कि अ टीचर डज़ नॉट ऑपरेट अंडर द असम्पशन दैट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज़ आर पर्पसिव। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू भी हैं और आर इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है। ट्रांज़ैक्शनल प्रोसेस में क्या होता है, प्रॉपर ट्रांज़ैक्शन को फॉलो किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक सीक्वेंस को, एक रोल को फॉलो किया जाता है, ठीक है? जैसे कि जिसमें सेंडर होते हैं, रिसीवर होते हैं, वो क्या करते हैं, सेंडर ने मैसेज यहाँ से भेजा, रिसीवर ने उसका फीडबैक दिया, ठीक है? और इस समय रिसीवर क्या बन गया था, सेंडर बन गया था, सेंडर क्या बन गया था, रिसीवर बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग ह्यूमन कम्युनिकेशन। सो इससे रिगार्डिंग में करेक्ट आंसर है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिम्युलेट द आइडियाज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो गैर मौखिक होती है, जिसमें बोला नहीं जाता, इशारे वगैरह किए जाते हैं, तो आइडियाज को वो स्टिमुलेट करता है। दूसरा है, कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन। ठीक है, कम्युनिकेशन को बीच में रोका नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। यानी कि जितनी ज्यादा कक्षा में बात होगी उतने ज्यादा जो है बच्चे सीखेंगे। वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इशू फॉर स्टूडेंट्स। यानी कि कक्षा संचार के माध्यम से बच्चे को जो भी सिखाया जाता है उसका मूल्य छात्रों के लिए कोई मुद्दा नहीं होता। ठीक है, सो ये 4 पॉइंट्स आप लोगों के यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात की गई है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 नवंबर में पूछा गया था, द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली बी। सो ये क्या होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, सहानुभूति भरा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हर किसी को सहानुभूति, बट डिसेंट वे में कम्युनिकेट अगर क्लासरूम में किया जाए हर बच्चे के साथ, तो वो बात यहाँ पर की गई है। गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज और हर प्रेजेंटेशन विद आइस ब्रेकर। देखो, जो भी अच्छा एक कम्युनिकेटर होता है वो अपनी बात कहाँ से शुरू करता है, आइस ब्रेकर। थोड़ा सा हिंदी में ये गलत है, बर्फ तोड़ने वाला नहीं। आइस ब्रेकर होता है कि देखो, जैसे मैंने कोई अपनी बात खत्म की, अब दूसरा पर्सन जब उसको फीडबैक देने लगता है, उस बात का रिप्लाई करने लगते हैं, तो वो आइस ब्रेकर यानी कि मेरी पुरानी बात की लास्ट स्टेटमेंट को ही ध्यान में रखते हुए अपनी बात को, अपने पॉइंट को शुरू करेंगे, तो वो एक गुड कम्युनिकेटर होता है। ठीक है? In a classroom, the probability of message reception can be enhanced by, so it can be enhanced by establishing a viewpoint, यानी कि एक दृष्टिकोण स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन जनवरी 2017। ओह, ये ठीक है, इसमें क्वेश्चन बस यही है, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रीसपोजेस व्हाट। सो इट प्रीसपोजेस अंडरस्टैंडिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर बनाना है तो सबसे पहले जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनके बीच में भी आपसी समझ होनी चाहिए, और जो टॉपिक आप बता रहे हो या फिर कुछ भी पढ़ा रहे हो या जनरल बातें आप लोग कर रहे हो, तो उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी, उस चीज़ की समझ भी आपको होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। क्या ये जो भी बातें आप बता रहे हो वो बिल्कुल सच है या फिर वो झूठी बातें हैं, तो वो सब चीज़ अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले पूर्व मान्यता ये होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस आर कॉन्ट्राडिक्टरी इट इज सेड
इट इज सेड दैट मोस्ट पीपल बिलीव इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो, जैसे मैं आप लोगों को मान लीजिए कि क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ। क्लासरूम में पढ़ाते समय क्या हो रहा है, मैं बोल भी रही हूँ, मेरे वर्ड्स भी आप सुन रहे हो, साथ में मैं हाथों से भी इशारा कर रही हूँ। अगर जिसमें आपको बताती हूँ कि हम 4 फ्रेंड्स घूमने गए थे और मैं मुँह से भी 4 फ्रेंड्स बोल रही हूँ, हाथ की उँगलियों से भी 4 के इशारे कर रही हूँ। तो आप लोगों का ज़्यादा ध्यान कहाँ होगा? मेरी हाथों पर, मेरी उँगलियों पर होगा, मेरे एक्सप्रेशंस पर होगा। तो वही इसमें पूछा गया है कि वर्बल, नॉन वर्बल यानी कि बोलकर और इशारेबाज़ी से अगर दोनों चीज़ें रखी जाएँ एक साथ, तो आपका ज़्यादा ध्यान, जो लोग हैं वो किस चीज़ पे ज़्यादा विश्वास करेंगे, वो करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टिपिकल फीचर ऑफ एन इन्फॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर इज़ इन द नेचर ऑफ बीइंग फैक्चुअल, यानी कि तथ्यों पर वहाँ पर विश्वास किया जाता है। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज़ ड्रिवन बाय एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन एनकोडर डिकोडर के कॉन्ट्रैक्ट से होती है। एनकोडर कौन? जो मैसेज सेंड करते हैं। डिकोडर कौन? जो मैसेज रिसीव करते हैं। उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो बातचीत है, उसके ऊपर एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन जो है बनती है। पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे बनती है? सॉरी परसुएशन से, अनुनय से। नेक्स्ट है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ सोशल आइडेंटिटी। तो आप लोगों की सोशल आइडेंटिटी क्या है? कहीं ना कहीं क्लासरूम कम्युनिकेशन का आधार वो होता है, या वो उसका आधार होता है, ठीक है? Identify the important element a teacher has to take cognizance of while addressing student in a classroom. So it is voice modulation, यानी कि ध्वनि मॉड्यूलेशन। अपनी आवाज स्टूडेंट्स को कब लो रख टीचर्स को कब लो रखनी है, कब हाई पिच में बोलना है, स्टूडेंट्स को अटेंटिव रखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही बोला है इसमें कि आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज टू टेक, यानी कि टीचर को वो कौन से एलिमेंट, कौन सी चीज पर फोकस करना चाहिए जब वो किसी स्टूडेंट को क्लासरूम में एड्रेस कर रहे हैं, यानी कि उनको पॉइंट आउट करके कुछ बता रहे हैं। अगर बेसिक क्वेश्चन पूछना है तो आवाज लो होनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को बस बोलना कुछ नहीं है, अपनी आवाज से ही थोड़ा डराना है या एक्टिव होने के लिए बोलना है, तो वो आप थोड़ा सा अपना वॉइस को है जो है हाई लो कर सकते हो। व्हाट आर दी बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? सो बाधाएं कौन सी होती हैं? वो होती है मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन। The choice of communication partners is influenced by factors of utility, secrecy, dissonance. Every communicator has to experience. So हर एक जो संचारक होते हैं उनको क्या अनुभव करना पड़ता है? द इशू ऑफ होमोफिल्स। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि पूछा गया है द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इमीडिएट फीडबैक। सो यहाँ पर इंटरपर्सनल यानी कि अंतर व्यक्तिगत संचार के बारे में बात की गई है। सो देखो स्टूडेंट, दो कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में क्या होता है, एक व्यक्ति जब अपने आप से बात करता है, अपने आप से बात करने का ये मतलब है कि मान लीजिए आप किसी चीज की रिहर्सल कर रहे हो, शीशे के सामने आप बोल रहे हो, या फिर मन में कुछ अपने आप से बात कर रहे हो, तो वो इंट्रापर्सनल होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर रहा होता है, वो होता है, ठीक है? तो इसमें बोला है कि डिसएडवांटेज इसकी ये है कि इसमें इमीडिएट फीडबैक हम लोगों को मिल जाता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है कि ग्रेटर एडवांटेज ऑफ मास कम्युनिकेशन इज इट्स डिलेड फीडबैक। सो आपको पहले मास कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये होता है जैसे कि भाषण दिया जाता है, एक व्यक्ति जो है वो बोल रहे हैं, मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, एंड एक बहुत बड़ी ऑडियंस, यहाँ पर 50, 100, 200, 300 लोग जो हैं उस मैसेज को सुन रहे हैं। ये होता है मास कम्युनिकेशन। जैसे कि रेडियो आप लोग सुनते हो, रेडियो में एक व्यक्ति बोलता है और दुनिया भर के बहुत सारे लोग एक साथ सेम मैसेज को सुनते हो। न्यूज़ चैनल आप लोग देखते हो, तो ये सारे मास कम्युनिकेशन यानी कि जनसंचार के प्रकार के अंदर आते हैं। सो इसकी डिसएडवांटेज ये बोली है कि इसमें जो फीडबैक होता है वो बहुत डिले होता है, बहुत स्लो होता है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि अपने आप से अगर कोई बात कर रहे हैं, या सॉरी, एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं, सो इसमें इमीडिएट फीडबैक हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है? एंड मास कम्युनिकेशन का एडवांटेज ये नहीं होता कि इसमें डिलेड फीडबैक हो, इसमें फीडबैक होता ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, अब आप लोग रेडियो सुन रहे हो तो क्या आप लोग रेडियो वाले को फीडबैक देते हो? नहीं देते हो। तो ये इसका एडवांटेज नहीं है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है जिसमें कम्युनिकेशन के
इंपॉर्टेंट टाइप्स को कवर किया गया है रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। नहीं देखी है तो कमेंट कीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग file format are appropriate for distributing video files across the internet। सो इंटरनेट के थ्रू अगर आप लोगों ने वीडियो फाइल्स को शेयर करना है तो आप लोगों को कौन से वीडियो फॉर्मेट्स को यूज करना चाहिए। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए एंड ई। देखो ये जो है ये भी एक फाइल वीडियो का फॉर्मेट है और ये भी वीडियो फॉर्मेट है। ये और ये जो है ये होते हैं आप लोगों के पास ऑडियो फाइल के फॉर्मेट। ठीक है। अब जैसे देखो किसी भी इमेज के आगे मान लीजिए इमेज का नाम है एबीसी डॉट जेपीजी, डॉट के बाद कोई भी वर्ड होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, ये क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कौन से टाइप ऑफ फाइल को यहाँ पर यूज किया जा रहा है। जेपीजी, पीएनजी ये हमें बताता है कि इमेज फाइल है। एमपी3 डब्ल्यूएमए हमें बताता है कि ये ऑडियो फाइल है, यानी कि कोई गाना है या कोई रिकॉर्डेड ऑडियो है। ठीक है। इसके अलावा जीआईएफ जो होता है वो मूविंग इमेजेस होती हैं। वैसे ही एमपी4 क्या होता है, इमेज नहीं, ये होता है वीडियो फॉर्मेट। अब होमवर्क क्वेश्चन मैंने दे दिया आप लोगों को कि डॉट एआईएफ कौन सी फाइल होती है, ऑडियो वीडियो जीआईएफ फाइल होती है, कौन सी फाइल होती है, मुझे कमेंट करके बताइए। होमवर्क क्वेश्चन एग्जाम में 100% किसी ना किसी शिफ्ट में ये आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम learners were given training in following occupations in the fields of। so अगर हम लोग प्राचीन भारत शिक्षा प्रणाली की बात करें तो वहां पर जो स्टूडेंट्स होते थे उनको किस किस फील्ड में शिक्षा दी जाती थी। आर्किटेक्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डेयरी फार्मिंग। सो करेक्ट आंसर है ए बी सी एंड ई। सो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की शिक्षा वहां पर नहीं दी जाती थी, बाकी सब कुछ सिखाया जाता था। हर एक फील्ड में वहां के उस समय के लर्नर्स जो है वो बहुत एक्टिव होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑफ इन कम्युनिकेशन। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, कम्युनिकेट अगर करते हैं, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं ए एंड बी, सबसे पहले उन लोगों को कौन से स्टेप को फॉलो करना है, सबसे पहले इनपुट। ए ने कोई डेटा उनको देना है तो उनके पास इनपुट होना चाहिए। उसके बाद आता है डेटा प्रोसेसिंग की क्या बात वो करना चाहते हैं। ठीक है, इनपुट के लिए ये होना चाहिए एक पर्सन। उसके बाद क्या बात वो करना चाहते हैं, डेटा होना चाहिए, उसको डेटा एंट्री उनके पास होनी चाहिए। तीसरा आ जाता है प्रोसेसिंग की, जो डेटा एंटर है, जो उनके दिमाग में डेटा है, जो उनके दिमाग में बात है, उसको कैसे प्रोसेस करके किस तरीके से पर्सन बी तक पहुंचाना है। देन वी हैव स्टोरेज की, स्टोरेज कैसे उसको किया जाएगा। देन आउटपुट कि पर्सन बी या कंप्यूटर बी है उसकी आउटपुट हम लोगों को क्या बताता है। सो यहाँ पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में जब इंफॉर्मेशन शेयर होती है तो इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। ओके, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कोर्स बिल्डर ऑन विच नेपटेल कोर्सेज आर सीन वाज क्रिएटेड बाय। सो इट वाज क्रिएटेड बाय गूगल। ये 2022 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो कोर्स बिल्डर जो है इसको गूगल ने 2012 में डेवलप किया था। एंड किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से इसको डेवलप किया गया है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से इसको डेवलप किया गया है। एग्जाम में इसको जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। इसको गूगल ऐप इंजन, आपने जरूर गूगल ऐप इंजन के बारे में सुना होगा, उसकी मदद से इसको बनाया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स प्रोसेस्ड कोठारी कमीशन विज अ विज लैंग्वेज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोठारी कमीशन क्या होता है, कोठारी आयोग क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप लोग सब कुछ पढ़कर जाइएगा। सेपरेट वीडियो चाहते हो इस कमीशन पे तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, हमेशा की तरह आपकी रिक्वेस्ट को पूरा किया जाएगा। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन कमीशन, एनईसी, नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाया था, जिसको कि कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एडहॉक कमीशन था। ठीक है, ये एडहॉक कमीशन था, कोठारी सर के नाम से इसको बनाया गया था, इसीलिए इसको कोठारी कमीशन का नाम दिया गया था। इसमें गर्ल्स की एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया जाता था। ठीक है, गर्ल्स को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, उनको कैसे बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दी जाए, ये इस चीज में इस कमीशन में ध्यान दिया जाता था। तो इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को यूज किया जाता था, ये एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कोठारी कमीशन के अंदर कितने पिलर्स थे, तो इसके अंदर 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग बनाए गए थे।
ओके, 4 पिलर्स क्या थे? ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ये फास्ट रिवीजन सेशन है, तो यहाँ पर मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हज़ार्ड इज़ नॉट हाइड्रोमेटेरियोलॉजिकल, यानी कि जल मौसम वैज्ञानिक कौन-सा यहाँ पर प्राकृतिक संकट नहीं है? करेक्ट आंसर है सुनामी। हाइड्रोमेटेरियोलॉजिकल जो है ये मेटेरोलॉजी का ही, यानी कि ये आपका मौसम वैज्ञानिक इसका ही एक पार्ट आता है, जिसमें कि जैसे कि वाटर बजट है, रेनफॉल स्टैटिक है, स्टॉर्म्स जो पानी के अंदर आते हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या उन सब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो सब चीज़ें आती है। आप लोगों ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम सुना होगा, ठीक है? ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम सुना होगा, जिसको टाइफून के नाम से भी जाना जाता है, यूरिकेन्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? ये इसका एक एग्ज़ाम्पल है। फ्लड जो होते हैं, फ्लैश फ्लड्स जो होते हैं, ये सब भी हाइड्रोमेटेorological हज़ार्ड का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये 2023 जो भी एग्जाम हुआ था लास्ट साइकिल, ठीक है, फरवरी वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ सपोर्ट इन राइट अमाउंट एट राइट टाइम टू इंक्रीज चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस। सो यहाँ पे बोला गया है कॉम्पिटेंस, यानी कि क्षमता, ठीक है? कौन सी वो टेक्निक होती है जो कि सही समय पे सही टाइम पर किसी बच्चे को दी जाए ताकि उनकी क्षमता को बढ़ावा दिया जा सके। सो वो क्षमता होती है स्कैफोल्डिंग। ये नया टर्म है, बहुत बार आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है? इट इज अ क्लासरूम टीचिंग टेक्निक इन विच इंस्ट्रक्टर्स डिलीवर लेसन्स इन डिस्टिंक्ट सेगमेंट, प्रोवाइडिंग लेस एंड लेस सपोर्ट एज स्टूडेंट्स मास्टर न्यू कॉन्सेप्ट और मटेरियल, ठीक है? ये होता है स्कैफोल्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अगर कोई बच्चे के लिए हाईएस्ट लेवल पर उसकी क्षमता को पहुंचाना है तो इस मेथड को यूज किया जाता है। इंस्ट्रक्टर लेसन्स को यहाँ पर डिलीवर करते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज द मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज? सो करेक्ट आंसर है सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स। सो ये है इसमें करेक्ट आंसर। सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं? छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें कि डस्ट पार्टिकल्स को भी इंक्लूड किया जाता है, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल बिट्स होते हैं, सॉलिड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल होते हैं जो कि एयरबोर्न बन जाते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स इज एन इको फ्रेंडली रिसोर्स फॉर यूज इन व्हाट? सो इसका करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चर एज माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में कृषि। दूसरा है बंजर भूमि का विकास करना। तीसरा है बांध व जल धारण संरचनाएं, और चौथा है ईंट उद्योग। सो सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्लाई फ्लाई ऐश जो कि थर्मल पावर प्लांट्स में प्रोड्यूस की जाती है, एंड ये इको फ्रेंडली भी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर हैज नो डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंड? सो वो कौन सा नेचुरल हजार्ड, वो कौन सी प्राकृतिक आपदा ऐसी होती है जिसका शुरू होने का और रुकने का कोई निश्चित या निर्धारित समय नहीं होता? वो होता है सूखा। अर्थक्वेक का पता है कि कुछ सेकंड्स के लिए आएगा, रुक जाएगा। लैंडस्लाइड भी एक बार मिट्टी गिर जाएगी, पहाड़ धंस जाएगा और वो रुक जाएगा। तूफान का भी पता है कुछ समय में रुक जाएगा, लेकिन सूखे का कोई भरोसा नहीं होता। ये आज अगर शुरू होता है तो पता नहीं है कि कितने दिन बाद बारिश होगी, कितने दिन बाद इससे निजात लोगों को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर्स ऑफ इंडिया? ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। सो अनट्रीटेड सीवेज जो होते हैं, यानी कि घरों का पानी, इंडस्ट्रीज का पानी जो ट्रीट नहीं किया जाता, घर में जो टॉयलेट्स होते हैं उनका पानी एक जगह पे स्टोर नहीं किया जाता, वो गंदा पानी नदियों में मिला दिया जाता है। तो वो उसकी वजह से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन रिवर में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप लोगों का 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोलती है, स्टेटमेंट 1 में बोला गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है? आईएसए वाज लॉन्च्ड ऑन द साइड लाइंस ऑफ कॉप 24। सो कॉप 24 के साइड लाइन में आईएसए को लॉन्च किया गया था। स्टेटमेंट 2 बोलती है, आईएसए वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है? सो ये स्टेटमेंट्स है। सो करेक्ट आंसर देखो यहाँ पर, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। कॉप पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुकी हूँ, नहीं देखी है कमेंट कीजिए, आप लोगों के साथ पर्सनली मैं लिंक शेयर करूंगी।
सो इसका करेक्ट आंसर बी है, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। क्यों फॉल्स है देखो, ISA International Solar Alliance was jointly launched by Prime Minister Narendra Modi and then President of France, और इन सबको नवंबर 30 नवंबर 2015 को पेरिस में इसको जो है जॉइंटली लॉन्च किया गया था। साइड लाइन 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कॉप 21 में इसको किया था, ना कि कॉप 24 में। तो ये चीजें आप लोग पढ़ लीजिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोर एयर पॉल्यूशन इज अ सीरियस हेल्थ हजार्ड। ठीक है, जो घर के अंदर ही वायु का प्रदूषण होता है वो बहुत एक सीरियस गंभीर स्वास्थ्य का खतरा होता है। इसका कारण ये है कि डिस्पर्सल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स इज रादर लिमिटेड इन इंडोर एनवायरमेंट। सो यानी कि वायु प्रदूषकों का फैलाव इंडोर वातावरण में अपेक्षाकृत सीमित रहता है। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और रीजन इसका बिल्कुल करेक्टली इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू टोटल पावर जनरेशन इन इंडिया आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी। सो पहला है थर्मल पावर प्लांट्स TPP, दूसरा है लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, तीसरा है न्यूक्लियर एनर्जी एंड चौथा है रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, विच इंक्लूड सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एंड स्मॉल हाइड्रो पावर ऑब्जेक्ट्स। सो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा एनर्जीज होती हैं TPP में, उसके बाद होती है रीन्यूएबल एनर्जी में, उसके बाद होती है लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में, और सबसे कम होती है न्यूक्लियर एनर्जी में। इन सब पॉइंट्स के हिसाब से हम इनको अरेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ सुनामी इज। सो सुनामी का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हार्बर वेव। द वर्ड सुनामी कम्स फ्रॉम द जापानीज टर्म। ठीक है, इसको आप देख सकते हो, इट इज ऑफन एक्सप्रेस दैट सुनामी इज अ seismic or tidal wave, but the scope of tsunami can be generated by non-seismic actions as well, like underwater landslide, volcanic eruption, etc. Next question है, turbulent and rapidly flowing waters are generally depleting in oxygen। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट 2 बोलती है, एडिंग ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज सेवेज और पेपर पल्प to water stimulate activities and oxygen consumption by decomposers। So correct answer है इसका option number D, that is both the statements are sorry, first statement is false and second statement is true। reason इसका यहाँ पर आपको मिल जाएगा। false क्यों है? पहली, rapid water flow होते हैं जो turbulence ensure adequate oxygenation। Water pollution can result in oxygen depletion। Flowing water habitat is different from stationary। Under these conditions of flowing water and turbulence, oxygen depletion does not occur। So इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? असत्य है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है, ये भी आपका नेचुरल हजार्ड में से ही पूछा गया है क्वेश्चन। hazard identification, dose response assessment, exposure assessment और risk characterization। ओके, सो इसको मैच करेंगे, देख सकते हो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि संकट की पहचान करना। ये क्या है? ये है process of determining whether or not a particular chemical is linked to a particular health effect। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, करेक्ट आंसर ये है। डायरेक्ट डेफिनेशन है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर रिस्क असेसमेंट स्टेप्स की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड टू टीचर नीड्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। टीचर की नीड्स पूरे करने के लिए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को यूज नहीं किया जाता, ये स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 2 बोलती है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, ये क्या है? ये एक सेंटर्ड अप्रोच है जो कि कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन होती है किसी सब्जेक्ट मैटर पर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं प्रभा, आपको पता है कि DTH चैनल होते हैं। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि बताइए स्वयं प्रभा के अंदर कितने नंबर ऑफ DTH चैनल्स अवेलेबल है।
ये इसमें बोला है गया है कि किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? ये किया गया है एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसका अब नाम बदल दिया गया है। याद रखिए, जो कि एमएचआरडी के नाम से पहले जाना जाता था, उसका नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। एग्जाम में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके? अगला क्वेश्चन है, अ लर्नर कंबाइंस हिज और हर प्रीवियस स्कीम्स और मॉडिफाइज देम एज पर न्यू एक्सपीरियंसेस। एक स्टूडेंट ने अपनी पुरानी स्कीम्स, अपने पुराने नॉलेज को यूज किया, देखा और उसको मॉडिफाई किया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एंड मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास एंड टू अराइव एट न्यू स्कीमा, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कॉमोडेशन। अब जैसे मैं टीचिंग जब पहले करती थी, जब मैंने बिल्कुल शुरुआत में नया ऑनलाइन टीचिंग किया था, तो पहले का तरीका मेरा पढ़ाने का कुछ और था, अब का कुछ और है। तो मैंने अपने पुराने नॉलेज, पुराने तरीके और पुराने एक्सपेरिमेंट से कुछ नया सीखा एंड अब उसको यूज करके जो मैं कुछ नया अचीव कर रही हूँ, उसको अकोमोडेशन बोला जाता है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकरेंस ऑफ नेचुरल हजार्ड्स अफेक्टेड बाय। प्राकृतिक खतरों की जो घटनाएं होती है, उसको किससे प्रभाव करता है, किसको वो प्रभावित करता है? लैंड यूज चेंजेस, ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन, और तीसरा है क्लाइमेट चेंज। ओजोन डिप्लीशन यानी कि ओजोन की कमी का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट गैसेस is not produced both naturally as a result of industry activities। not produced naturally बोला है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो होते हैं वो इस तरीके से डेवलप नहीं किए जाते हैं, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the following fuel of energy, which of the following environment friendly? Which of the following is the most environment friendly? Correct answer here is hydrogen. सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा environment friendly जो है वो हाइड्रोजन ही होती है as compared to बाकी के थ्री। आईसीटी यूनिट से क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और मास कम्युनिकेशन मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था। एक और होता है, वो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स को ग्रुप और मास में कंफ्यूजन रहता है। मास कम्युनिकेशन की अगर पहले हम बात करते हैं, फिर से एक पर्सन बहुत सारे लोगों को एक साथ कोई मैसेज दे रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूज चैनल्स, न्यूज पेपर्स भी इसके एग्जाम्पल है, ठीक है? रेडियो भी इसका एग्जाम्पल है। और ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे लोग तो नहीं होते लेकिन सब पार्टिसिपेट करते हैं। सबको बोलने का, अपने व्यूज रखने का पूरा अधिकार होता है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस। ठीक है, कोलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? उसमें होते हैं एन ओबीडियंस ऑर्डिनेशन यानी कि आज्ञाकारिता, दीक्षा। दूसरा होता है रिवॉर्ड्स एक्सचेंज ऑर्डिनेट ऑर्डिनेशन। उसके बाद आता है लॉ एंड ऑर्डर ऑल द नेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डिनेशन। ये जो कोलबर्ग की थ्योरी है ना मोरल डेवलपमेंट की, ये आपको जाननी है। इसके अलावा मोरल डेवलपमेंट के लिए और भी बहुत सारी थ्योरीज होती हैं। उन थ्योरीज के आप लोग नेम याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम बाकी है ना, तो आप लोग अभी ये नहीं कर सकते कि हर एक थ्योरी के हर एक स्टेप को याद रखो। तो सिर्फ नाम याद रख लोगे मोरल डेवलपमेंट की थ्योरीज के, तो भी आपके लिए काफी है। पहला क्वेश्चन है, during ancient period in India, which of the following universities developed in connection with temples and became center of community life in places of their location? यहाँ पर कहा गया है कि प्राचीन काल में जो भी यूनिवर्सिटीज होती थी, ठीक है, जो कि टेम्पल से रिलेटेड थी एंड अब वो सेंटर ऑफ कम्युनिटी बन चुके हैं, ठीक है, यानी कि ये सामुदायिक जीवन के केंद्र बन चुके हैं। वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज थी? तो सबसे पहले आता है नवदीप और दूसरा आ जाता है बनारस यूनिवर्सिटी, ठीक है? करेक्ट आंसर है बी एंड डी। एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज जो हैं वो टेम्पल्स के कनेक्शन के साथ बनाई गई थी एंड दे बिकम सेंटर्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ। अब बनारस या वाराणसी जो है, इसको आप लोग काशी के नाम से भी जानते हो, ये आपको पता होगा। तो ऑप्शन में बनारस, वाराणसी या काशी कुछ भी लिखा होगा, ठीक है? ये एंशियंट टाइम्स में, पुराने समय में एक बहुत ही अच्छा लर्निंग का सेंटर माना जाता था।
एंड अगर हम लोग नवद्वीप की बात करें, सो इसको नवद्वीप भी बोला जाता है, नवद्वीप भी बोला जाता है, ठीक है? ये वेस्ट बंगाल में ही एक सिटी है एंड ये भी सेंटर ऑफ लर्निंग है, जहाँ पर कल्चर और अपने रीजन के बारे में सब कुछ बच्चों को पढ़ाया जाता था, और ये दोनों ही 90s की यूनिवर्सिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा। ये यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। यहाँ से श्योर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ओके, सो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, तक्षशिला एंड विक्रमशिला ऑफ एंशियंट इंडिया आर नाउ ऑल लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। Statement 2 says the entrance test of its own kind was prevalent in the ancient seats of learning of India. यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें जो बोला है, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला ऑफ एंशियंट इंडिया आर नाउ ऑल लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। इसमें कहा गया है कि इंडियन टेरिटरी में ये सारी यूनिवर्सिटीज अब लोकेटेड हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए आप लोगों को जानकारी किसकी होनी चाहिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी पहले कहाँ पर थी और अब कहाँ पर है। इनमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो जब बनी थी तो इंडिया में थी, लेकिन जब इंडिया का विभाजन हुआ तो उनको किसी दूसरी कंट्री में वो ट्रांसफर हो गई, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात करें, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है ये आपके वेद, हिंदू, बुद्धिस्ट सेंटर का लर्निंग माना जाता था, ठीक है? एंड लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी के जितनी ये वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी एक प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी थी एंड महाविहारा, एंशियंट महाविहारा नालंदा को बोला जाता था, ठीक है? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, it is a reversed Buddhist monastery that also serve as a renowned center of learning, ठीक है? ये पहले कहाँ पर थी? मेगाधा, जिसको भी बिहार के नाम से जाना जाता है, ये पहले वहां पर थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। ओके, इसके अलावा एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज में जैसे कि अगर हम बात करें, जो मैंने आपको कहा नालंदा में थी, वो नालंदा में थी नहीं। नालंदा यूनिवर्सिटी अभी भी बिहार में ही है, वो पहले से वहीं पर थी, ठीक है? यूनिवर्सिटीज जो है नालंदा, ये भी बिहार में है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बिहार में है, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी पहले इंडिया में थी, अब वो पाकिस्तान में जा चुकी है, ठीक है? ये क्या थे? एजुकेशन के सेंटर थे, जहां पर स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में से आते थे पढ़ने। यहाँ पर फिलोसफी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, अर्थमेटिक, ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती थी। यहाँ पर ये जो बोला है ना कि इंडिया में है, तो वो सिर्फ तक्षशिला की वजह से ही वो स्टेटमेंट गलत हो गई है, क्योंकि तक्षशिला अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ लिबरल एजुकेशन एट द हायर लेवल ऑफ फ्यूडल सोसाइटी ऑफ यूरोप वर क्लासिफाइड अंडर क्वाड्रिवियम? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिवियम होता क्या है, ठीक है? यहाँ पर लिखा है चतुर्भुज, ठीक है? चतुर्भुज के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। क्वाड्रियम का मतलब है, जैसे देखो चतुर्भुज यानी कि 4 इसके क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट्स किसके रिलेटेड होते थे? आर्ट से रिलेटेड होते थे, जिसमें कि आपका पहला अर्थमेटिक आ जाता था, दूसरा आता है जियोमेट्री, तीसरा आता है एस्ट्रोनॉमी, और चौथा आ जाता है यहाँ पर म्यूजिक, ठीक है? क्वाड्रिवियम में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं आर्ट्स के। इन चारों सब्जेक्ट का नाम ये है। दिस क्वाड्रिवियम सिस्टम फॉलोड बाय ट्रिवियम, ग्रामर, लॉजिक, ये सब कुछ चीजें इसके अंदर आती थी, ठीक है? इतना ही याद रखिए। यहाँ पर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ लिबरल एजुकेशन, यूरोप में सामंती समाज में उच्च स्तर पर उदार शिक्षा के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को चतुर्भुज के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था? तो ये 4 पॉइंट्स मैंने बता दिए। करेक्ट आंसर क्या है? अर्थमेटिक मैंने बताया, एस्ट्रोनॉमी मैंने बताया, म्यूजिक बताया, और पहला ऑप्शन क्या था? ज्योमेट्री, ठीक है? वो यहाँ पर नहीं है, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय। अष्टाध्यायी के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अगर आप लोगों ने वेद पुराण और या इस तरीके की बुक्स पढ़ना पसंद करते हो, आपको पता होना चाहिए कि अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी।
ठीक है? वैसे ही आप लोगों को बाकी सबके भी पता होने चाहिए, जैसे कि अगर हम चाणक्य की बात करें, ठीक है? चाणक्य को अ, नेम ऑफ राइटर है चाणक्य। राइटर को हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ओके, चंद्रगुप्त गुप्त मौर्य। एंड ये वैदिक स्कॉलर थे, कहाँ से पढ़े हुए थे? ये तक्षशिला से पढ़े हुए थे। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो चाणक्य हैं वो कहाँ से पढ़े हैं, तो वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। बेसिकली ये इतने ज्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि अर्थशास्त्र, आप लोगों ने सुना होगा ये शब्द। अर्थशास्त्र क्या होता है? द साइंस ऑफ मटेरियल गेन। अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा था, इसकी वजह से चाणक्य इतने फेमस थे। अगर हम लोग जीवाका की बात करें, इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन के के लिए ये जाने जाते थे। ठीक है? कात्यायन जो है, ये आप लोगों के जाने जाते थे, जितने भी देखो गौतम बुद्ध के जो डिसिप्लिन थे, उन सबको इन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया था, इसलिए कात्यायनों को बहुत ये फेमस थे। ठीक है? पाणिनि की बात की है हमने, तो वो है अष्टाध्यायी के लिए फेमस। ठीक है? और पाणिनि कौन थे? ये संस्कृत फिलोसफिस्ट थे एंड ग्रामेरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an ancient Indian university known as the chief center of for advanced and specialized studies in न्याय and logic। so वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें न्याय और तर्क की शिक्षा दी जाती थी? तो वो यूनिवर्सिटी है ऑप्शन नंबर 2, मिथिला यूनिवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब देखो इंडिया में बहुत सारी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं जिसकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती थी। सो न्याय और तर्क के लिए मिथिला यूनिवर्सिटी बहुत फेमस होती थी। अभी भी ऐसा होता है ना कि किसी कोर्स, स्पेसिफिक कोर्स के लिए अगर जाना हो तो आप इंटरनेट पे सर्च करते हो तो आपको पता लगता है कि इस कोर्स के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया में कौन सी है। वैसे ही यहाँ पर चीजें होती थी। ठीक है? तो अगर हम लोग मिथिला यूनिवर्सिटी की बात करें, सो इट वॉज फेमस फॉर ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस थी। ठीक है? राजा जनक जो आपने सुने थे, पढ़े होंगे जरूर राजा जनक के बारे में। सीता माता के जो पिता थे राजा जनक, उनके समय में ये यूनिवर्सिटी बनी थी। जितने भी ऋषि थे और भी लर्नर्स थे, वो सब इस यूनिवर्सिटी में आकर के आर्ट, साइंस, वेद, न्याय, शास्त्र, इन सब के बारे में पढ़ाई किया करते थे। वहीं अगर हम लोग बात करें जगदला यूनिवर्सिटी के बारे में, so it was set up by पाला किंग रामपाल in early 11th century। ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ बंगाल में है। पहले थी नॉर्थ बंगाल में थी, अभी ये कहाँ पर आ गई है? बांग्लादेश में कंसिडर की जाती है ये यूनिवर्सिटी। ठीक है? इसमें आपको संस्कृत पढ़ाई जाती थी, संस्कृत के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस थी। एंड स्पेशल सब्जेक्ट जो थे इसके, एक तो मैंने आपको संस्कृत बता दिया, दूसरा है बुद्धिज्म, इसका स्पेशल सब्जेक्ट है। वाज्यायना भी इसका एक फेमस सब्जेक्ट है जो कि इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता था। बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर जगादला यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। अगली यूनिवर्सिटी है नादिया विश्वविद्यालय। इसको नवदीप, मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया, उस यूनिवर्सिटी का नाम नादिया भी है। ठीक है? ये कहाँ पर है? इट इज लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ गंगा। जंक्शन ऑफ गंगा में ये लोकेटेड है। जलांगी रिवर्स इन बंगाल, ये दो जगह, दो बैंक्स के साइड पर ये है। एंड इट वाज सेट अप आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा एंड तक्षशिला। सो नालंदा एंड तक्षशिला के बाद ये वाली यूनिवर्सिटी आई थी। इसमें लॉजिक, पॉलिटिक्स, लॉ, ये सब चीजें पढ़ाई जाती थी। ठीक है? लॉजिक शास्त्र इसमें करवाया जाता था, राजनीति पढ़ाई जाती थी, लॉ पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वल्लभी यूनिवर्सिटी। इट वॉज सेटअप बाय द किंग्स ऑफ मैत्रा का डेस्टिनी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें क्या पढ़ाया जाता था, किस चीज के लिए ये फेमस थी। सो ये थे इकोनॉमिक्स, लॉ, पॉलिटिक्स, मेडिकल साइंस, बुक कीपिंग, लिटरेचर, व्याकरण, बुद्धिज्म, इन सब चीजों के लिए वल्लभी यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एडमिशन वाज प्रिविलेंट नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशियंट टाइम? सो ये है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है? प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के निम्नलिखित में से कौन से तरीके प्रचलित थे? अब तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत कॉमन सी चीज हो गई है, लेकिन उस जमाने में भी नालंदा यूनिवर्सिटी का इकलौती ऐसी एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी थी जहां पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पर सिलेक्शन होता था। ठीक है?
नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी लर्निंग इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, जो कि गुप्ता एम्पायर के समय पर बनाई गई थी, 6th सेंचुरी में। 6th सेंचुरी में ये बनाई गई थी, ठीक है। गौतम बुद्ध इज ऑल्सो बिलीव टू हैव डिलीवर्ड sermons एट नालंदा। सो गौतम बुद्ध ने भी यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड है वो भी, ठीक है। ये इतनी फेमस यूनिवर्सिटी थी कि यहाँ पर ना चाइना, कोरिया, जापान, टर्की, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ सब जगह के लोग पढ़ने आया करते थे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहाँ पर इसीलिए होता था। अब नालंदा यूनिवर्सिटी क्या है? देखो 6th सेंचुरी में ये बनी थी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 12th सेंचुरी के एंड तक नालंदा यूनिवर्सिटी को मुस्लिम आर्मी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ठीक है। उनके द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद इट वाज एक्सकेवेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? सिक्स सेंचुरी में ये बनी, 12th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय कर दी गई, उसके बाद 19th सेंचुरी में इसको वापस से शुरू कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाज सिचुएटेड एज द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, एट द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। सो रिवर गंगा के किनारे पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ओके, सो ये सबसे ज्यादा जो तंत्रिज्म होते हैं ना, तंत्र मंत्र जो होते हैं, उसके लिए भी ये यूनिवर्सिटी बहुत फेमस थी। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसके रिगार्ड में एक चीज नोट कीजिएगा कि वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऐसी है ये जिसमें हॉस्टल्स बनाए गए थे। टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई थी। वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी ये थी, ठीक है। नेक्स्ट है, द रिपोर्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन कैरीज द सब टाइटल एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। सो एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट ये कोठारी कमीशन के द्वारा बताया गया था। ओके, सो कोठारी कमीशन कब से कब तक हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने मेरी कोठारी कमीशन या जितने भी इंपॉर्टेंट कमीशंस वाली वीडियो है वो अभी तक नहीं देखी है, तो जल्दी से उसको देख लीजिए या फिर मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगी। सो देखो, कोठारी कमीशन 1964 से लेकर के 66 के बीच में लागू हुआ था, ठीक है। इंडियन एजुकेशन कमीशन इज मोस्टली पॉपुलर एज कोठारी कमीशन। इंडियन एजुकेशन कमीशन को ही कोठारी कमीशन बोला जाता था। ये सेकेंडरी एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देता था, ठीक है। एंड 64 मैंने बताया, सो एग्जैक्ट डेट वैसे एग्जाम में ज्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन 14 जुलाई 1964 में इसको चालू किया गया था, ठीक है। एजुकेशन के जितने भी लेवल्स हैं इसमें कहा जाता था कि सब पर ध्यान दिया जाए, सो इसीलिए इन्होंने टैग दिया था कि एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। इसमें कहा जाता था कि एजुकेशन के जितने भी लेवल्स हैं सब पर जरूर हमें ध्यान देना चाहिए। मुदलियार कमीशन जो है ये क्या है, ये सेकेंडरी एजुकेशन है। उसके बाद राधा कृष्णन कमीशन 1948 से लेकर के 1949 के बीच में ये था। अब होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, एग्जाम में जरूर आएगा, मुझे रिप्लाई कीजिए कमेंट करके। कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब बना था? बाकी सबकी ईयर मैंने बता दिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन मुझे बताइए, ठीक है। फटाफट, अगर आंसर नहीं आता तो भी कमेंट करके बताइए, आप लोगों की ही रिवीजन होगी इससे। ओके, सो अगला है, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फ्लोरिश ड्यूरिंग, इट इज फ्लोरिश ड्यूरिंग वैदिक एंड उपनिषद पीरियड। ओके, सो वेद काल जो था जिसमें कि गुरुकुल सिस्टम को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। गुरुकुल, गुरु मतलब टीचर, कुल मतलब घर, टीचर के घर में जाकर बच्चा वहां पर रहता था, पढ़ता था। आश्रम में जैसे रहते हैं वहां पर उनको डिसिप्लिन और अपने जो वेद हैं, पुराण है, उसके बारे में पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन इंडिया। सो अभी मैंने आप लोगों को बताया ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट कौन सा है? ओल्डेस्ट है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। हायर एजुकेशन की बात की है, ना कि सेकेंडरी एजुकेशन की बात की है। एक और होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, इंडिया का ओल्डेस्ट सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम कौन सा है? विच एंशिएंट इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज नोन फॉर इट्स
known for its focus on the study of medicine. सो मेडिसिन मेडिकल की पढ़ाई सबसे पहले कहाँ पर करवाई जाती थी? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही करवाई जाती थी। एग्जाम में एज इट इज आएगा कि किस यूनिवर्सिटी की स्पेशलिटी क्या थी। Which of the following subjects was not taught at ancient Indian University? So कौन से subjects उस समय पर नहीं पढ़ाए जाते थे? तो वो है बायोलॉजी। मैथ, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, वेद, पुराण, अपने ग्रंथ, ये सब पढ़ाए जाते थे, बायोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता था। कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन और तर्क के शिक्षण के लिए प्रसिद्ध था? सो बुद्धिस्ट फिलोसफी और लॉजिक के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी। मैंने आपको अभी भी 2-3 बार बताया कि बुद्धिस्ट की बात होगी तो डायरेक्टली गो फॉर नालंदा यूनिवर्सिटी। Who was the famous ancient Indian philosopher who founded न्याय स्कूल ऑफ थॉट? सो न्याय फिलोसफी, न्याय स्कूल जो है आपका, जो चैप्टर है, यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, उसके अंदर भी ये आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्योर क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा न्याय फिलोसफी से। सो कौन थे न्याय स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर? वो थे गौतम बुद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी वाज नोन फॉर इट्स टीचिंग ऑफ संस्कृत ग्रामर एंड लिटरेचर? कहाँ पे संस्कृत व्याकरण और साहित्य पढ़ाया जाता था? तो वो है उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। ये स्पेशलिटी है इन यूनिवर्सिटीज की। विच एंशियंट इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाज नोन फॉर इट्स फोकस ऑन स्टडी ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग? सो लॉजिक एंड रीजनिंग यानी कि तर्क और रीजनिंग कहाँ पर सिखाई जाती थी? वो है न्याय यूनिवर्सिटी। Next is which ancient Indian university was located in present day Gujarat and was known for its teaching of mathematics and astronomy? So यहाँ पर गणित और भूगोल विज्ञान के लिए कौन सी फेमस यूनिवर्सिटी है? एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी है जो कि गुजरात में है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है वल्लभी यूनिवर्सिटी। देखो इसी क्वेश्चन से आपकी कितनी चीजें क्लियर हो गई कि वल्लभी यूनिवर्सिटी मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस थी एंड ये गुजरात में है और इंडियन एंशियंट यूनिवर्सिटीज में से एक है। एक ही क्वेश्चन से आपके इतने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम? सो इट इज एम्फसाइज ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रैक्टिकल चीजों को सिखाया जाता था, सभी के लिए समावेशिता और पहुंच होती थी, छात्रों के बीच सहयोग, कोऑपरेशन और कोलेबोरेशन बच्चों को सिखाई जाती थी कि कैसे एक साथ मिलजुल कर रहना है, काम करना है और ये सब चीजें। Which ancient Indian educational institution was known for its focus on study of politics and governance? कौन सा शिक्षण ऐसा संस्थान ऐसा था जो राजनीति और शासन के बारे में बताता था? तो वो थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। लिस्ट बना लीजिए, हर एक यूनिवर्सिटी के नीचे लिखते रहिए किस किस चीज के लिए ये फेमस थी और क्या क्या वहां पर स्पेशल होता था और कहाँ पे ये है। इंडिया में अब कहाँ है, पहले कहाँ थी? जैसे एक यूनिवर्सिटी मैंने बताई पहले इंडिया में थी, बाद में वो पाकिस्तान में हो गई। पहले बंगाल में थी, उसके बाद वो अभी बांग्लादेश में है। ठीक है, विच एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी वॉज नोन फॉर टीचिंग ऑफ जैन फिलोसफी एंड लिटरेचर? ठीक है, यहाँ पर जैन दर्शन और साहित्य का शिक्षण कहाँ पर दिया जाता था? वो दिया जाता था शारदा पीठ यूनिवर्सिटी में। एक और होमवर्क क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पहले भी आ चुका है, आगे भी आएगा, वो ये है कि शारदा पीठ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बस मुझे लोकेशन बता दीजिए, स्टेट बता दीजिए कहाँ पर है ये यूनिवर्सिटी। Which ancient Indian university was known for its teaching of the Madhyamaka and Yogacara schools of Buddhist philosophy? So correct answer है Nalanda. Which ancient Indian educational institution was known for its focus on study of Ayurveda? तो सबसे ज्यादा आयुर्वेदा कहाँ पर पढ़ाया जाता था उस जमाने में? वो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अब आप सभी ने बाबा रामदेव का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो योगा सिखाते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पिछली बार आया था कि इंडिया की पहली योगा कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जहां पर योगा सिखाया जाता है? तो वो है पतंजलि यूनिवर्सिटी, बाबा रामदेव की यूनिवर्सिटी एंड जो कि हरिद्वार में है, उत्तराखंड में हरिद्वार है, वहां पर ये यूनिवर्सिटी है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं पढ़ा कमेंट कीजिए। जैसे ये रिक्वेस्ट पूरी की है वो वाली रिक्वेस्ट भी पूरी करके फटाफट आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। एनईपी 2020 कंसेप्चुअलाइज्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंशियंट इंडिया। देखो 2020 में आया है एनईपी, वो एंशियंट इंडिया के साथ रिलेटेड है and its contribution to modern India and its success and challenges. So what are the name of this concept? So name of concept है knowledge of India, भारत का ज्ञान।
Which of the following was an important aspect of teaching methodology in ancient Indian universities? So correct answer है use of storytelling and parables. ठीक है। टीचिंग जो होती थी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज में वो ज्यादातर कैसे पढ़ाया जाता था? उस वक्त कंप्यूटर, इंटरनेट, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड ये कुछ भी नहीं होते थे। तो स्टोरी की तरह, कहानी की तरह, दृष्टांतों की तरह, यानी कि रोल प्ले टाइप्स, कुछ एक सामने दृश्य बनाया जाएगा पूरा आपके सामने, उस तरीके से बच्चों को पढ़ाकर चीजें याद करवाई जाती थी। अगला है विच एंशिएंट इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज नोन फॉर इट्स फोकस ऑन स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी? सो खगोल विज्ञान और ज्योतिष के अध्ययन कौन सी यूनिवर्सिटी में होता था? तक्षशिला में होता था। अभी भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू